हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तत्वों की, उन कारकों की, उन फैक्टर्स की जो कि किसको इफेक्ट करते हैं, जो गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नेटल डेवलपमेंट के दौरान जो है वो चाइल्ड को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये उसी वीडियोज़, जो पुराने वीडियोज़ हैं, ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, जिनमें हमने पीरिनेटल डेवलपमेंट की बात करी थी, उसके स्टेजेस की बात करी थी। इस तरह से पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की उनके पीरियड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, उनकी विशेषताओं के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पुराने वीडियोज़ में। और अगर आपको वो रिक्वायर्ड हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसमें बनी है। नीचे मैं कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट भी डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम उन कारकों की बात करते हैं जो कि प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान बालक की ग्रोथ को जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इसमें हम देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि मेडिकल कौन कौन सी चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रही हैं या इफ़ेक्ट करेंगी, जो ज़रूरी है, तो वो है मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम। मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम डॉक्टरी परीक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए, गर्भावस्था के दौरान जो है नियमित जो है रेगुलर जो है उसके चेकअप होना चाहिए माँ का ना, क्योंकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन का जो अगर दिक्कत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिस दौरान बच्चा वो भ्रूण जो है माँ के गर्भ में है, तो वो उसको किसी गलत तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि रेगुलर, है ना, पीरियड्स की वजह से डॉक्टर की सलाह लेते हुए उनका रेगुलर उसका एग्जामिन किया जाए कि वो बच्चा जो है अंदर जो पल रहा है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो इससे ये हो गया, पहला हो गया मेडिकल एग्ज़ाम। दूसरा हो गया कि हेल्थ ऑफ मदर। जब हेल्थ ऑफ मदर की हम बात करते हैं, है ना, तो माँ का जो स्वास्थ्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उत्पन्न जो बालक होगा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। माँ के स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत होने वाली है ना, या माँ को कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे को इफ़ेक्ट करेगी। ये फैक्ट है। ठीक है ना। तो इसमें और जब हम माँ के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसमें कई फैक्टर आ जाते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ है ना, जो माँ का मानसिक और दोनों के शारीरिक दोनों स्वास्थ्य से हमारा मतलब है। दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर वो सही होंगी तो बालक भी सही होगा। ठीक है, बालक के मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ें, तभी तभी वो सही रह पाएंगे। इसी तरह से उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माने की बात कर रहे हैं हम, कि पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो पोषक तत्वों की कमी जो है गर्भस्थ में पल रहे शिशु को भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए, गर्भस्थ में जो शिशु पल रहा है, ये हम जान रहे हैं कि उसका पोषण जो है वो माँ से ही आ रहा है। अगर उस माँ को पोषण नहीं मिला तो बच्चे को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन माने जो टीकाकरण है समय समय पर होना चाहिए। जैसे टिटनस का टीका जो है वो माँ को लगेगा तो उसका सही प्रभाव बच्चे पर भी जाएगा और ज़रूरी है। ठीक। इसी तरह से किसी भी तरह के इन्फेक्शन से उसको बचाना चाहिए, है ना। इन्फेक्शन जो है उससे बचाना चाहिए बच्चे को। किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव उसका होना चाहिए माँ का। ठीक है। इसी तरह से एक और एक ख़ास बात है कि कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह या कोई भी तरह की जो दवाइयाँ हैं, वो उसका सेवन से बचना चाहिए माँ को। और अगर कुछ लेना भी है तो डॉक्टर की सलाह पे ही लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इस दौरान कुछ भी मेडिसिन अगर ली जाती है तो उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ेगा। और एक कंडीशन कई बार होती है, जैसे हमें टॉक्सीमिया की कंडीशन बन जाती है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज़ में। तो वो क्या होती है टॉक्सीमिया, देखिए बहुत हम बहुत ज़्यादा मेडिकल की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमने टॉक्सीमिया एक ऐसी कंडीशन है, एक कॉम्प्लिकेशन है एक तरह की, है ना। एक तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो होती है हाई ब्लड प्रेशर होता है इसमें। और हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई प्रोटीन लेवल हो जाते हैं, है ना, यूरिन में वगैरह में। और उससे क्या होता है कि जो उसके ऑर्गन्स है, लीवर या किडनी, उनको अफेक्ट होता है, किसके, वो बालक के। ठीक है ना। तो ये दोनों के लिए, वैसे मदर और उसके लिए दोनों के हार्मफुल है। मतलब एक तरह से फ्लक्चुएशन होने लगती है ब्लड प्रेशर्स में गर्भावस्था के दौरान। हो सकता है वो माँ को नॉर्मल अवस्था में नहीं होती हो, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तब ऐसा होता है। तो इसी को कंडीशन को हम कहते हैं टॉक्सीमिया, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो ये कंडीशन से अवॉइड करना चाहिए। अगर माँ को हेल्दी रखना है तो ये टॉक्सीमिया वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसका इफेक्ट बालक पे भी जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूट्रिशन ऑफ मदर। न्यूट्रिशन ऑफ मदर में हम कहते हैं कि जनरली जो न्यूट्रिशन माँ का जो आहार है उनमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे चाहे वो विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उनकी सही मात्रा होती है। बल्कि डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल चार्ट बना के देते हैं, पूरी तरह से बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको उस दौरान खानी है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर माँ को बैलेंस डाइट, एक तरह का संपूर्ण आहार जो मिल रहा होगा, पोषक आहार मिल रहा होगा, तो जो बच्चा है, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसको भी आहार मिलेगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं कौन सी मेडिसिन की, है ना। तो मेडिसिन की जब हम बात करें, मतलब औषधियाँ जो हैं, तो देखिए गर्भ की दशा में माता द्वारा सेवन की जाने वाली जो औषधियाँ हैं या ड्रग्स हैं, है ना, उसके लिए हानिकारक, मतलब ऐसी औषधियों का प्रयोग है जो हानिकारक ना हो, उसके लिए ये ज़रूरी है। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि तरीका यही है कि आप डॉक्टर का कंसल्ट करके ही कोई दवाई लें, चाहे वो छोटी से छोटी दवाई है, जिसको हम बहुत सिंपल कहते हैं। मान लीजिए, मतलब मैं उसे कह रहा हूँ, जैसे पैरास्टामोल हो गई, ये छोटी छोटी दवाइयाँ भी मतलब आपको डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए मेडिसिन का इफेक्ट आता है माँ के प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान। अच्छा, फिर आती है बात अल्कोहल और टोबैको की, है ना, जिसमें हम मादक द्रव्य या तंबाकू का सेवन, है ना, इन चीज़ों का सेवन करने की जब हम बात करते हैं तो इनका इफेक्ट भी आता है। और वो किस तरह से आता है, ठीक है। तो ये फीटस डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको इफेक्ट करता है। किस तरह से अफेक्ट करता है, जैसे कि जनरली एक होता है कि हार्ट रेट या फीटस अगर मतलब उसका सेवन कर रही है तो उससे फीटस की हार्ट रेट बढ़ सकती है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इस तरह से कि कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसी तरह से क्या बोलते हैं, जो कि चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट, ये साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज़ में ये पाया है कि जिनके पेरेंट्स जो है ना वो अल्कोहल का सेवन करते हैं ना, तो उनको क्या फील होता है, उन बच्चों को जनरली, ये बाद में जब वो बच्चे होते हैं तो वो लोग ये फील करते हैं कि उनकी अच्छी नींद भी उनके लिए दिक्कत करती है, उनको नींद नहीं आती है ठीक से, उनको भूख नहीं लगती है, उनका वजन भी सामान्य से कम रहता है। तो ये बातें जो है साइंटिफिक स्टडी पे प्रूव हो चुकी हैं, ठीक है ना। भूख का कम लगना, नींद का उनका ख़राब होना, कौन से ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं अल्कोहल या मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, ठीक। इसी तरह से ये भी पाया गया कि ये सजेस्ट कहती हैं, स्टडीज़ कहती हैं कि केवल यही नहीं कि माता पिता या माँ के उससे ही उसका दुष्प्रभाव होता है शिशु स्वास्थ्य पर मादक द्रव्यों का। अगर जैसे कि पिता, ये जो पिता हैं वो अगर वो भी शराबी हैं या शराब का ज़्यादा सेवन वगैरह करते हैं, तो ये कहा गया है, ये रिसर्च बताती हैं, है ना, कई स्टडीज़ बताती हैं कि उनका जो स्पर्म क्वालिटी होती है वो वीक होती है। मतलब जो जब स्पर्म वीक होगा ना, तो उसकी एक तरह से जो वीकनेस जो है, मतलब उस की शुक्राणु की जो कमजोरी है, वो वंशाक्रम में ना बच्चे में शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं दोनों तरह की, ठीक है ना, मतलब उसकी शारीरिक और मानसिक दुर्बलता दोनों तरह की किसमें ट्रांसफर आती है, बच्चे में। मतलब सीधी बात है, अगर शराब का सेवन ज़्यादा पिता करता है तो उसके शुक्राणु हो जाएंगे कमज़ोर और बच्चा भी फिर होगा कमज़ोर, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। और क्या है, और दूसरी बात आती है मदरली इमोशंस की। मदरली इमोशन की बात है कि माँ की संवेगात्मक, जिसे बोलेंगे हम, संवेगात्मक अनुभूतियाँ, है ना, तो उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। तो किस तरह से पड़ता है संवेदनात्मक अनुभूतियों का प्रभाव, वो इस तरह से पड़ता है कि जैसे अगर बहुत हैप्पी है माँ प्रेगनेंसी के दौरान, हैप्पी मूड है ना, तो ये रिसर्च कहती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, रिसर्च कहती हैं, वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि वो उसका प्रभाव बच्चे पे किस तरह पड़ता है, गुड हेल्थ होती है बच्चे की, ठीक है ना। चाइल्ड विल भी वो डिलाइट प्रसन्नचित रहेगा बच्चा, है ना, एक्सट्रोवर्टेड होगा, बहिर्मुखी होगा, है ना, आउट गोइंग टाइप का बच्चा होगा। कौन, जिसकी माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान खुश रही है, उसका मूड सही रहा है। इसी तरह से ठीक उलट अगर अनहैप्पी मूड में रही है, ठीक है ना, अनहैप्पी मूड में अगर रहती है तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे, वो जनरली क्या करेंगे, इंस्टेबल होंगे, है ना, हाइपर एक्टिव होंगे, है ना, बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव जिसे बोलते हैं, रेस्टलेस, एक तरह से क्या कहेंगे उसे कि बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हाइपर एक्टिव बच्चे होंगे। और इसके और क्या होंगे, और मतलब कुछ स्लीप प्रॉब्लम्स भी फेस करेंगे ऐसे बच्चे, इनके जिनकी माँ जो है अनहैप्पी मूड या इमोशन में रही हो, है ना, तो उनको इस तरह की अनुभूतियाँ होंगी, ठीक है ना। चलिए, ये है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट में आते हैं हम, एज ऑफ पेरेंट्स, है ना। तो इसमें हरलॉक एक साइंटिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक, उनका कहना है कि जो सही फीमेल की जो एज होनी चाहिए चाइल्ड बर्थ के लिए,
है ना, वो होनी चाहिए 21 ईयर्स, 21 ईयर्स, है ना। तभी ये कहा गया है कि सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से मैच्योर होते हैं और ये जो है सही मतलब एज है जिसमें चाइल्ड बर्थ कर सकती है लेडी। तो 21 साल हम मानते हैं। देखिए वैसे तो शादी की एज 18 साल है, लेकिन ये कहा गया है कि बच्चा होने के लिए सही एज क्या है, 21 साल होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? हरलॉक साहब कहते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसी तरह से स्टैकल जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि जो अंडर एज पेरेंट होते हैं, है ना, जो अंडर एज होते हैं मतलब जिनकी आयु माता पिता की कम होती है, वो उनके जो बच्चे होते हैं वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। एक माना है उनकी बुद्धि लब्धि कम पाई गई। इसी तरह से जो मैच्योर पेरेंटों के बच्चे होते हैं उनका उनके साथ माना गया कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो ज़्यादा है ना, इंटेलिजेंस बुद्धि लब्धि, ठीक है ना। और कुछ रिसर्च ने यहाँ तक भी ये कहा गया है, कुछ रिसर्च में पाया गया है, जैसे कि टर्मन वगैरह की रिसर्च थी, मैं लिख देता हूँ, चाहे टर्मन जो है यहाँ पे नहीं लिखा है, तो टर्मन वन ने पाया कि अगर जो ये बच्चे हैं होते हैं, अगर सेम एज के जैसे बच्चे मिल रहे हैं, टर्मन, हाँ सॉरी, टर्मन की भी कई रिसर्च है। जैसे टर्मन बोलते हैं कि प्रतिभाशाली के जो बालक हैं ना, उनके पिता की औसत उम्र उनके जन्म के समय कितनी 34 वर्ष की थी, और सामान्य बुद्धि वाले बालकों के पिता की औसत उम्र 29 वर्ष की थी। इस तरह से कई और रिसर्च है, ठीक है ना। इसी तरह से स्टैकल कहते हैं, स्टैकल ने एक और बात कही है कि जो सेम एज के पेरेंट होते हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, और जिनकी पेरेंट्स की एज में ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब माता पिता की एज में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो उनके बच्चे की वो जो है बुद्धि लब्धि है वो कम होती है इनकी अपेक्षा, जिनके बच्चे सेम एज के होते हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क भी पाया गया है, एज ऑफ पेरेंट का इस तरह से ये असर करती है प्रीनेटल डेवलपमेंट। और दूसरी बात पाई गई है ये मंथ ऑफ बर्थ। देखिए यहाँ तक आ गया कि जन्म का महीना जो है, मंथ ऑफ बर्थ जो है, उसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कई जैसे ब्लाउज की जो है 1929 में ब्लाउज की, और पिंटर और मेलर 1937, और पिंटर और फॉर्लियो, इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि जो इंटेलिजेंट जो बुद्धि लब्धि जिनमें होती है बच्चों में, वो जनरली कौन से होते हैं? वो होते हैं स्प्रिंग या समर वाले, है ना। ये एक थोड़ा सा यूनिक फैक्ट है। उनका ये कहना था कि जो बसंत ऋतु या गर्मी में जो उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो जाड़े में उत्पन्न होने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है, ठीक है ना। जो मतलब ठंडी में हो रहे हैं वो कह रहे हैं मतलब थोड़ा से कम बुद्धिमान है, ये इसका अर्थ है ना। तो खैर ये रिसर्च हुई हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, बाकी तो आप देख लीजिएगा कि आप किस उम्र उसमें पैदा हुए हैं, गर्मी में हुए, बसंत में हुए, या जाड़ों में हुए। तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें है कि हरलॉक जो थे, उन्होंने पाया कि जो मंथ ऑफ बर्थ है, उन्होंने भी ये अपनी रिसर्च में पाया कि जो मंथ ऑफ बर्थ है, मतलब जैसे साल के किस महीने में आपका जन्म हो रहा है, वो भी चीज़ इसको अफेक्ट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को, ठीक है, प्रीनेटल डेवलपमेंट को। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो की समाप्ति हुई, और थैंक यू, थैंक्स।